और बड़ी खबर, तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि अनुमान एग्जिट पोल के नहीं है, ये मोदी मीडिया के पोल है। राहुल गांधी ने ये कहा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और हर बार की तरह हम एक बार फिर अपने दो नए मेहमानों के साथ एक नए विषय पर आपके सामने मुखातिब हैं। दोस्तों, भारत में 18वें लोकसभा चुनाव लगभग शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही बढ़िया ढंग से संपन्न हो गए हैं और जिसके एग्जिट पोल भी आ गए हैं और मीडिया संस्थानों ने अपने अपने विचार प्रकट कर दिए, अपनी स्टडीज को सबके सामने रख दिया। उसके अलावा कुछ सट्टा बाजार हैं जो इस बार फिर तीसरी बार मोदी जी और उनके एनडीए गठबंधन को वापस सत्ता में लाते दिख रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी बिसात बीत चुकी है और अब किसको शह मिलेगी, कौन मात देगा, ये सब अब 4 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। सबके अपने अपने दावे हैं। हालांकि एग्जिट पोल और सट्टा बाजार तो सरकार को लाने की बात कर रहा है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष और इंडिया अलायंस के लगभग सभी नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि उनकी 295 और या उससे ज्यादा सीटें आ रही हैं और उन्होंने ये सारे एग्जिट पोल को सरकारी एग्जिट पोल घोषित कर दिया है। खैर, ये तो सब अब सामने आ जाएगा। उधर हमारे केजरीवाल जी भी तिहाड़ पहुंच गए हैं, तो हमने इन्हीं सब चीजों को लेकर आज का विषय रखा है और ये देखते हैं कि किसको सफलता मिलती है और किसको असफलता मिलती है। इसलिए आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर आदिश अग्रवाला जी, और दूसरे हमारे मेहमान हैं इन तीनों अखबार के वरिष्ठ संपादक हबीब अख्तर भाई। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगा कि आज का हमारे कार्यक्रम में अगर कुछ तल्खी आती है, गर्मी आती है, तो वो हमारे निजी संबंधों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि अख्तर भाई ने तो मुझे फेसबुक पे ब्लॉक कर रखा है। मैं चाहूंगा कि वो मुझे फेसबुक से अनब्लॉक कर दे। तो डॉक्टर अग्रवाला जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट हैं, कानूनी सारी परख रखते हैं। ये जो एग्जिट पोल है, इस पर आपका कितना विश्वास है, आप बताएंगे जरा? देखिए, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है एग्जिट पोल का, ये मैं मानता हूं। और ये कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी का 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में प्रॉपर इंक्वायरी करके ये करा जा सकता है, सही पता करा जा सकता है। तो असली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पता करने का, ये तो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है या जिसने भी अपने कैंडिडेट खड़े करे होते हैं, उनके पास जब पोलिंग हो जाती है, पोलिंग में जिन्होंने भी अपने जो पोलिंग एजेंट हर बूथ पर रखे हैं, उनके पास ज्यादा करेक्ट इंफॉर्मेशन आती है। ये जो हमारे अखबार वाले, टेलीविजन वाले जो ये करते हैं, ये तो ये देख लेते हैं कि भाई पहले कौन सी पार्टी जीती थी, अब कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को टिकट दिए हैं, दूसरी तरफ से कौन सा पार्टी का जो है किस कम्युनिटी का है, और थोड़ी से हालात बिगड़े हैं, खराब हैं, उन चीजों को जोड़कर 80-90% तक तो सही जाता है। मतलब ये बातचीत करते हैं मतदाताओं से, इनका अपना तरीका होता है, फील्ड पर रहकर काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना तो है कि भाई एग्जिट पोल से जो इनके नतीजे हैं, इस पे काफी मेहनत करते हैं ये लोग ग्राउंड लेवल। मेहनत ग्राउंड लेवल पे कोई ज्यादा नहीं होती, सब अपने जगह बैठ के, इतना बड़ा देश है, प्राइम मिनिस्टर तक तो सारी जगह जा नहीं पाते हैं, और इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि वो हर जगह आदमी भेजें। और जिसने मेरे से पूछा, मैं अपने जो सोच बताता हूँ वो बताऊंगा, हबीब साहब जो सोचते हैं वो बताओगे, आप अपनी बताओगे। तो
आदमियों से 10-20 से 50 आदमियों से बात कर लेने से मैं ये नहीं मानता कि वो सही होता है। परंतु जो पॉलिटिकल, ये भी जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो केंद्रीय इनका पास जो एक इलेक्शन का वो होता है, उनसे भी ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इसलिए इनकी इंफॉर्मेशन ठीक के बराबर पाई जाती है। ओके, ठीक। तो हबीब भाई, आप बताइए, आप एग्जिट पोल पे विश्वास करते हैं या नहीं करते? पहली बात। मैं नहीं, एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करता हूं, जी, क्योंकि ये अंदाजा ही है। आप 10 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में 100-200 लोगों से बात कर रहे हैं और उन लोगों से बात करते हैं जो आपको मिल गए, इसलिए ये एक अंदाजा है। और दूसरी बात ये है, एक धंधा है। धंधा इस तरह से है कि अखबार वाले, मीडिया वाले, टेलीविजन वाले, क्योंकि पोलिंग हो गया, अब क्या करें? किस चीज पे डिबेट होगी? लोग खाली हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि इलेक्शन पे ही बातचीत हो। जी, हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन पे ही बात हो, नतीजे आने से पहले। तो एक तरह का ये धंधा है और लोगों का इसमें इंटरेस्ट है। तो हबीब साहब, इसके साथ मैं एक बात कह लूं, एक बात मैं इसके साथ कह लूं, जी, एक बात कह लूं मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस बार का एग्जिट पोल और कई बार भी ऐसे एग्जिट पोल आए हैं जो एक से मिलते जुलते, ये फीडिंग है मेरे हिसाब से। एक तरह से जिता रहे हैं बीजेपी को, एक तरह से सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है मोदी को। इससे शंका होती है। और दूसरी बात ये भी साथ साथ है, ये एग्जिट पोल ने कई जगह पर जितनी सीटें नहीं है उससे ज्यादा सीटों पर जितवाया है। कई पार्टियों के पास उतने कैंडिडेट नहीं है, उससे ज्यादा कैंडिडेट को जितवाया है। इसलिए इस पे भरोसा तो किया ही नहीं जा सकता। चलिए, ठीक आगे हबीब साहब, मेरा इसी से रिलेटेड सवाल ये है कि अगर ये तो सर्वविदित है, सबको पता है कि ये कोई एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं, अंदाजा ही है, पर खड़गे साहब को कहां से अंदाजा लग गया कि 295 सीट आएंगी? खड़गे साहब अलग हैं जी, और एग्जिट पोल अलग है। खड़गे साहब पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई पार्टी के अध्यक्ष हैं। जी, उनके गांव गांव में उनके कार्यकर्ता हैं, उनके गांव गांव में अपने पोलिंग एजेंट हैं। और दूसरी बात यह है, वह इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, जी, इसलिए उनके पास ये जानकारी आना और उनका अंदाजा होना एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग है। तो इसलिए मान लीजिए बीजेपी पार्टी के अमित शाह या उसके अध्यक्ष कहें कि हम इतनी सीटें ले पा रहे हैं, उस पर भरोसा ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर से आया हुई इंफॉर्मेशन है। ठीक है। हबीब भाई मेरे आपसे दो सवाल हैं, छोटे छोटे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि कृपया ध्यान से सुनकर जवाब दीजिएगा दोनों सवालों का। पहला सवाल ये है कि अगर हम 1 मिनट के लिए एग्जिट पोल को सही मान लें, तो क्या आप इसको मुसलमानों के लिए बुरी खबर मानते हैं? और दूसरा सवाल नहीं। सर, अच्छा, पहले पूरा कर लूं मैं। हाँ। दूसरा यह है कि आप एक प्रतिष्ठित और एक सम्मानीय पद पर बैठे हुए हैं और एक तरीके से आप मुस्लिम समुदाय की अगुवाई कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपसे दूसरा सवाल मेरा ये मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजहें हैं जिस वजह से मुस्लिम समुदाय बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल ही कटकर रहता है और वो उसको अपना जानी दुश्मन मानता है? इन दोनों सवालों का मुझे आज सटीक जवाब चाहिए। एक तो ये है कि अगर एनडीए
या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो उससे देश हारता है, मुसलमान नहीं हारता। मुसलमान इस देश का नागरिक है, जैसे हम और आप नागरिक हैं, पूरा मुस्लिम समुदाय ठीक उस तरह से नागरिक है। इसलिए हार जीत देश में होगी, देश की होगी, नागरिकों की होगी। दूसरा सवाल आपने क्या किया था? दूसरा सवाल मेरा ये कि ऐसी क्या वजह हैं जिस वजह से मुस्लिम समुदाय भाजपा को अपना दुश्मन मानता है? इसके लिए तो अब ढेर सारे उदाहरण सामने हैं, आप देख सकते हैं। उसके लिए झूठ बुना जाता है, झूठ कहा जाता है, उसे धमकाया जाता है और उसे चुनाव का मुद्दा बनाया जाता है कि ये मुसलमानों में प्रॉपर्टीज बांट देंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अगर आप इस तरह से किसी के पीछे पड़ोगे, वो अपने आप को आपसे दूर समझेगा और दूर होगा। हबीब साहब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि उसको धमकाया जाता है। हैदराबाद के एक नेता है, वो कहते थे कि 15 मिनट हटा दो पुलिस को, और बहुत सारी बकवास होती रहती है। नहीं, वो तो देखिए, इसको हम बकवास, उसका क्या लेना देना? इसको हम थ्रेट देना कहते हैं, बकवास नहीं कहते, इसको हम थ्रेट देना कहते हैं, जिसको आप कह रहे हो। है कि थ्रेट वो क्या बेचता है? असदुद्दीन ओवैसी क्या बेचता है? वो दल्ला है, वो बीजेपी का दलाल है, बीजेपी के लिए काम करता है। वो चाहता है कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में टकराव मुसलसल जारी रहे। काम करता है। नहीं तो हाँ, बीजेपी का एजेंट है वो जी। अच्छा हबीब भाई, ये बताइए कि पिछले 10 सालों में क्या भाजपा ने बिल्कुल भी काम नहीं किया मुसलमानों की वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए? ना, अलग से भलाई के लिए कोई किसी के लिए नहीं काम किया है, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं किया है। जो भी काम किया है इस देश के लिए किया है, इस समाज के लिए किया है, विभिन्न शहरों के लिए किया है और मोटे ढंग से उद्योगपतियों के लिए काम किया है। तो फिर गुजरात के सारे उद्योगपति माला माल है। वाराणसी में वाराणसी के बोर्ड, वाराणसी का बड़ा बिजनेस गुजरातियों के हाथ में चला गया है। जी, आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने तो तीन तलाक के नियम भी बदल दिए थोड़े से, वो भी तो बदल दिए, क्या फर्क पड़ रहा है? तो अगर मान लो उद्योगपतियों का उसे फॉलो कर रहे हैं लोग। नहीं, उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? अरे बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, कुछ क्या? रेलवे दे दिया। और जो भी हमारे नवरत्न संस्थान जिसे मेहनत से बनाया गया, वो आप प्राइवेट कर देंगे, व्यक्तिगत हाथों में दे देंगे। ये ठीक बात कोई है? देश की संपत्ति देश के पास रहनी चाहिए। देश के पास रहने का मतलब देश की सरकार के पास रहना चाहिए, वो उसका संचालन करे। जी। आपने क्या क्या नहीं दे दिया? नहीं, वो चाहे घाटे में जाए, 60 साल से एयर इंडिया के ऊपर जितना कर्जा था, वो कर्जा जो है वो वहन करता रहे देश। आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, क्यों नहीं लेना देना है? सक्षम प्रशासन रखिए ना वहां पर। जी। और उसके अंदर अपना शेयर रखिए। पूरा देने की क्या जरूरत है? आप उसे संचालित कर सकें, उनसे टेक्नोलॉजी सीखें, उनसे कौशल सीखें एयर इंडिया को चलाने के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि टाटा ग्रुप जो है, जो खानदानी सबसे बड़ा ग्रुप है, उसमें आपको भरोसा नहीं है? उसको अगर दिया है, एयर इंडिया तो उन्हीं का था, चलाया ही उन्हीं का था। ये तो शुरुआत में उन्हीं का था और अब उनको दिया। अच्छा, एक चीज अगर नहीं चल रही है तो उसे बेच दीजिए। बिल्कुल व्यक्तिगत हाथों में दे दीजिए। जहां पर प्राइवेटाइजेशन है वो ज्यादा तरक्की। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि देश की नवरत्न संस्थान जो हैं वो प्राइवेट हाथों में जाए। आप उसको सुधार कीजिए, उसे बेहतर कीजिए। और मैं यहाँ कह दूं कि कांग्रेस ने भी इस तरह के कुछ काम किए हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। ठीक है, समझ गए आप? हाँ, अग्रवाल साहब, मेरा सिर्फ बीजेपी पे आक्षेप नहीं है मेरा। अग्रवाल साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे है सर। जी। अग्रवाल साहब से कि ये बताइए, अब जैसा सुनने में आ रहा है और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी दोबारा से पावर में आ जाएगा,
अगर हम ये मान के भी चलें कि वो पावर में आ जाएंगे, तो कानूनी तौर पे किस तरह के बदलाव आप सोचते हैं कि करेंगे मोदी जी आगे आने वाले 5 साल में? जो CAA को मेरे ख्याल में प्रॉपर तरीके से जो अभी नहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, NRC उसके ऊपर भी, और जो जो हमारे सिविल कॉमन सिविल लॉ है, इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि शायद वो काम करेंगे। जी, ओके। अभी भाई जी आपसे मेरा सवाल है, आपने ये तो बता दिया कि भाई प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, नहीं ठीक है। चाहिए। और अब हम थोड़ी सी बात केजरीवाल जी की कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने ये अभी कल विक्टिम कार्ड भी खेला, और जो भी उन्होंने जेल जाने से पहले बोला कि भाई मेरे माँ बाप का ध्यान रखना, बहुत बुजुर्ग हैं, मुझे फला फला बीमारियां हैं, और मेरे को मोदी जी ने अंदर कर दिया। क्या आपको भी लगता है कि मोदी जी ने उनको अंदर किया है, या ये कानूनी प्रक्रिया में वो अंदर गए हैं, ठीक है। और उनका ये कार्ड खेलना, बीमारियों का कार्ड खेलना और जेल, वो तो दिल्ली सरकार के उसमें आता है, सारा प्रशासन दिल्ली सरकार देखती है, और वो कहते हैं कि मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां पर कैमरे लगा रखे हैं। आपका वैसे क्या विचार है केजरीवाल जी के बारे में? एक तो ये है कि केजरीवाल जी बहुत कुछ मोदी जी से सीखते हैं। अच्छा। मोदी जी भी नोटबंदी के वक्त जिस तरह से अपनी माता जी को लाइन में लगने के लिए भेजते हैं, वो भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी। और ये भी अपने माँ बाप की बात जिस तरह से कर रहे हैं, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, मैं साफ साफ मानता हूं। अच्छा, दूसरी बात यह है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ये अंतरकलह या आमने सामने की लड़ाई भी है कि केजरीवाल जब तक दिल्ली से या दूसरी राजनीति से नहीं निपटेंगे, तब तक बीजेपी को अपना स्थान, अपनी जगह, अपने विस्तार की संभावनाएं कम होंगी। मैं तो एक तरह से छोटा मोदी मानता हूं केजरीवाल को, किसी को बुरा लगे या भला लगे। तो आपको पसंद है वैसे निजी तौर पर केजरीवाल पसंद है या कांग्रेस पसंद है आपको? केजरीवाल मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, मोटे ढंग से जिस तरह से 5 और 25 बिंदुओं की बात की है, मोहब्बत की दुकान की बात की है, हालांकि मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत वाले कितने हैं ये एक अलग सवाल है, लेकिन जब मैनिफेस्टो में देखता हूं, घोषणाएं में देखता हूं और वायदे देखता हूं, तो वायदे के हिसाब से मुझे कांग्रेस बेहतर स्थिति में हमारे लिए लगती है। हाँ, खैर वो तो 70 साल से वादे निभा ही रहे हैं सर अपने। ये हमारे लिए में कौन कौन है? हमारे लिए मतलब पूरा देश है या सिर्फ मुस्लिम समाज? हाँ, आपने अभी पूरा कहा ना पूरा कि- देश है, आपने पूरा कहा देश है हमारे लिए इंक्लूडिंग मुस्लिम, हमारे लिए में कौन पूरा देश इंक्लूडिंग मुस्लिम, और ओके। कह दीजिए खासकर मुस्लिम भी। जी जी। चलिए, तो डॉक्टर अग्रवाल, क्योंकि खासकर मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तरफ नकारा जाने वाला व्यक्ति, दूसरी तरफ से दिखावटी मोहब्बत भी मिलती है, तो उसकी तरफ उसका झुकाव होता है। जी ठीक है जी। तो डॉक्टर अग्रवाल, मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि जी। कुछ स्टेट्स में कांग्रेस ने छद्म रूप से मुसलमानों को धर्म के आधार पे आरक्षण देने का प्रयास किया था, जिसको जितना मुझे ज्ञान है कोर्ट्स ने डिनाई कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे, क्या भारत के संविधान में धर्म के आधार पे आरक्षण दिया गया है? नंबर 2, क्या इस आधार पे मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट कई बार उन्हें पता होते हुए भी कि कानूनी तौर पे ये सही नहीं है, परंतु घोषणाएं कर देती हैं
इम्प्लीमेंट कर देती हैं और कास्ट वालों को बता देती हैं कि घबराइए नहीं, ये हमने अपना वोट लेने के लिए करा है और थोड़े दिन में इसको रियल में इम्प्लीमेंट नहीं होगा और कोर्ट जो है इसको हमारे जो डिसीजन को क्वेश कर देगी, रद्द कर देगी और जो पहले के जो हैं रिजर्वेशन वही चालू रहेंगे। जी कानूनन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए सब दूसरे धर्म वाले भी उस चीज को मान जाते हैं, जो उनके सपोर्टर होते हैं वो उनसे टूटते नहीं है, क्योंकि सपोर्टर ये चाहते हैं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीते किसी तरीके से भी। अच्छा, हबीब भाई, आपने कहा कि भी कांग्रेस की नीति और मैनिफेस्टो आपको ज्यादा बेहतर लगता है, और पिछले लगभग 2 टर्म से यूपी में जैसे योगी सरकार ने अराजक तत्वों और जो गुंडागर्दी को खत्म किया है, और जिसमें ज्यादातर अखिलेश पार्टी के कह लो नेता थे जो मुस्लिम समुदाय से थे। आपको लगता है कि अब भारत में अगर तीसरी बार फिर से मोदी सरकार आ जाती है तो ये जो एक हिंदू मुसलमान चल रहा है वो आगे बढ़ेगा या वो खत्म हो जाएगा और कानून ज्यादा बेहतर हो जाएगा? मेरा मानना है कि हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा है, चलाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान चलाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि आप देख लीजिए, ईद वाले दिन ऑर्डर हुआ कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जी ठीक है, और आपको मालूम है 80% लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी शहर में इतनी बड़ी ईदगाह या मस्जिदें नहीं हैं जहां सारे मुसलमान एक साथ नमाज पढ़ सकें, तो अपने अपने घरों में सख्त क्यों नहीं ऑर्डर के पढ़ते? बावजूद। अपने हाँ, अपने घरों में क्यों नहीं पढ़ते? सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है, इसलिए सब लोग एक जगह पे, मतलब मंदिर जाके पूजा बेहतर मानी जाती है। घर की पूजा कंपेरेटिवली बनता ही नहीं मंदिर बाहर। तो लेकिन एक बात बताओ, सुनो, हिंदू तो ज्यादा है, हिंदू तो कभी सड़क पर नहीं पड़ते, पूजा अरे नहीं क्या बात करते। कर रहे हैं यार आप, कैसी हिंदू? ये जो कांवड़ यात्रा है, दशहरा है, वो सुनो, सालाना जलसा अरे है। ये भी ईद भी सालाना है यार, ईद तो हर कैसी बात शुक्रवार कर को रहे पढ़ी हो? जाती है। ईद, हाँ नहीं, ईद नहीं, नमाज तो हर शुक्रवार को पढ़ी जाती है। हाँ हाँ, और हर शुक्रवार को सड़कों पर वो पढ़ते थे, अच्छा, नमाज अदा अरे क्या करते थे। फर्क पड़ रहा है यार, वीआईपी गुजरे 3-3 4-4 घंटे आप रूट को बंद कर देते हो, कोई कुछ नहीं बोलता। दिल्ली जाम रहती है, कोई कुछ नहीं बोलता। प्रदर्शन होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा, अगर लोगों के बीच नमाज कलह पैदा करती है और लोगों को बरगलाती है, तो मैं चाहता हूं कि नमाज ही ना हो, कहीं ना हो। वो ईश्वर की साधना करते हैं, इबादत करते हैं, और 1 घंटे मैक्सिमम या आधा घंटा मैक्सिमम अगर सड़क पर देते हैं, चले आए, क्योंकि जगह नहीं है, कहीं नहीं पढ़ सकते, पढ़े और चले गए। इसे 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 अगर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो तो बाकी लोगों को क्यों बर्दाश्त आप कर रहे हो फिर? नहीं, लोग कहते हैं ट्रैफिक को बिल्कुल बंद कर देती है ट्रैफिक पुलिस, और इस अरे वजह से। डाइवर्ट होता है यार, सब जगह डाइवर्ट होने में क्या दिक्कत है? हर जगह डाइवर्ट होता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क डाइवर्ट कर देते हैं हम। अच्छा, लेकिन ये तो एक्सीडेंट नहीं। ये तो असहिष्णुता है, जी। इस तरह की बात करना। तो डॉक्टर अग्रवाल, मैं सर आपसे जानना चाहूंगा जी कि ये जिस तरह की भाषा, जिस तरह के प्रयोग ये हो रहे हैं कि भाई ये असहिष्णुता है कि हर शुक्रवार को देश की सड़कें बंद नहीं की जा रही, आपका क्या विचार है इस बारे में? अगर इस तरह से धार्मिक संगठनों को, जिसमें सड़कें जैन नहीं, नमाज कहिए, जिसमें सड़कें बंद जैन नहीं, भी है, सड़कें बौद्ध बंद भी करने है। नहीं आते, वो नमाज पढ़ने आते हैं। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल, आप ट्विस्ट नहीं कीजिए ना, मैं डॉक्टर साहब आपसे ये विषय पूछना चाह रहा था, ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो बाकी सारे धर्म हैं, अगर इनको भी इस तरह की इबादत सड़कों पे करने की छूट दे दी जाए तो कैसा रहेगा कानूनी तौर पे? क्या प्रावधान है इसके लिए?
देखिए, लाखों मंदिर सड़कों पे बने हुए हैं अनऑथराइज्ड ढंग से, लाखों। कानूनी तौर पर किसी को भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म वालों को कानूनी तौर पर कोई अलाउ नहीं करा जाता है। परंतु एक सिस्टम चला रहा है, सिस्टम की ये भाई जो हबीब साहब का कहना जायज है कि अब पॉपुलेशन मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जितनी जो अपने ये हैं उसके अंदर इतने आदमी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और सबको नमाज पढ़नी होती है, तो उनको जब अंदर जगह नहीं मिलती तो वो सड़क पे पढ़ने लग जाते हैं। ये बात भी सही है कि उससे पब्लिक को डिस्टरबेंस आती है, जैसे कि रूट चेंज करना। रूट चेंज में भी हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा वो नहीं है कि कोई 200% ये कंफर्म नहीं होता कि भाई ये रास्ता इतने ज्यादा आदमी नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर आएंगे। पुलिस वालों को, जैसे दिल्ली में कोई रैली होती है तो पहले इजाजत ली होती है, तो रास्ते पता होता है, तो भाई कोई बीजेपी की रैली है, कांग्रेस की है या सपा की है, किसी की है, तो पुलिस वाले नोटिफाई कर देते हैं, रूट बना देते हैं कि भाई इस रास्ते पे नहीं जाएं, ये रास्ता बंद रहेगा। पर जो नमाज वाले में ये वाले इस तरीके के एडवर्टीजमेंट वगैरह देने प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो हर शुक्रवार का है। एक होता है कि साल में कोई रैली होनी है, या कोई हिंदुओं का भी कोई बड़ा निकलना है, या मुस्लिम्स का भी वो निकलना होता है, तो ताजिए निकलते हैं। उस टाइम दिल्ली में पुलिस वाले पहले इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उस दिन अलाउ करते हैं, उस दिन कोई भी मना नहीं करा जाता है। परंतु ये भी एक सिचुएशन होती है जब एक स्पेसिफिक धर्म के आदमी ताकत में आ जाते हैं, तब उनका भी एक ये होता है कि भाई हमारे, जब उनके पास शिकायत आती है गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास, तो जब पॉलिटिकल भी गवर्नमेंट भी ये कह देती है कि भाई हाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो अब इनको अलाउ नहीं करो। ऐसे इंस्टांसेस दिल्ली में भी हुए, हरियाणा में भी हुए, ये इस तरीके के सिचुएशन होती हैं, परंतु कानूनी कोई परमिशन नहीं होती। चलिए हबीब साहब, चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है अगर मान लीजिए एनडीए की सरकार आ जाती है और ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, जिसमें ये 2 दर्जन से ज्यादा दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि खड़गे साहब उनको एकजुट रख पाएंगे अगर मान लीजिए हार जाता है इंडिया अलायंस? दोनों ही गठबंधन है, एनडीए भी गठबंधन है एनडीए में तो और इंडिया भी है, बीजेपी दोनों गठबंधन है। हाँ ठीक है दोनों गठबंधन। नहीं तो बीजेपी तो संभाल के रखती है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाएगा, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। एनडीए ने तो रखा ही हुआ है, 10 साल से गठबंधन चल रहा है, उसमें और भी लोग आ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो हार जाते हैं तो ये फिर अपने अपने रास्तों पर जाएंगे या फिर क्या जुड़े रहेंगे साथ में? हार जीत का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। नहीं, और तो दूसरी बात, वैसे तो सच सच दिख ही रहा है। ठीक है, ये अंदाजा ही है ना। जी जी जी। नहीं तो मान लीजिए इलेक्शन, चुनाव आयोग की ये घोषणा है जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहरहाल मैं बताऊं, इंडिया गठबंधन अगर जो है इंडिया अलायंस बन जाता है तो जुड़े रहने के ज्यादा चांस होते हैं, और अगर हार जाता है तो फिर सब अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुल मिलाकर राजनीतिक दल सत्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और इंडिया गठबंधन भी सत्ता के लिए ही लड़ाई लड़ रहा है। लड़ा है कुल मिला के 80 सीटों पे पूरे देश में ये गठबंधन का धर्म निभा के लड़े हैं, बाकी सब जगह अलग अलग लड़े हैं अपने अपने उसमें। तो गठबंधन की दिशा तो आप देख ही सकते हैं क्या है। अभी भाई लड़ने दीजिए साहब, नाई बाल कितने हजाम बोला सामने आ जाएंगे साहब। अच्छा हबीब साहब, अभी तो अब 2 दिन की तो बात है। अभी आपने कहा कि सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब उनको हाँ सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। देश से कोई राजनीति का मुख्य लक्ष्य सत्ता पाना है। जैसे भाजपा तो देश के लिए काम कर रही है, विकास कर रही है। हाँ देश के लिए ही राजनीति कर रही है ना, ये भी देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का
सर वो तो काम कर रहे हैं, कमाल कर रहे हो आप। पॉलिटिक्स कश्मीर में- इज ए कश्मीर में स्ट्रगल अमन चैन फॉर आ गया, पावर। धारा नहीं, वो तो- 370 हटा दी। नहीं, वो इस तो- फ्रेज को कोई आज तक नकार नहीं पाया है। राष्ट्र पॉलिटिक्स बनाने के लिए कर इज स्ट्रगल फॉर पावर। क्या है? नहीं वो तो है, लेकिन काम भी हाँ। कर रही है, भाजपा सरकार काम कर रही है कश्मीर को। वो सरकार तो कितना काम शांत करती है, बना एक दिया। परमानेंट सरकार होती है हमारी। आप देखो कश्मीर को कितना एक खूबसूरत- परमानेंट सरकार भी है हमारी, जो इलेक्टेड नहीं है, वो सारे हमारे अफसर हैं, अफसर है, कर्मचारी हैं। इलेक्शन के दौरान तो सारे नेता बिजी हैं। आपको पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, सफाई हो रही है, हॉस्पिटल चल रहे हैं ना, ये सब कुछ हो रहा है। नहीं वो तो चलते तो- रहेंगे, लेकिन हाँ जो हाँ, विकास की तो बात एक है, स्थायी सरकार का स्ट्रक्चर होता है, एक डायरेक्शन का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज पॉलिटिकल। ये है। जी, चलिए। जी जी जी। चलिए खैर, वैसे आखिर में बस ये बता दीजिए कौन जीत कौन रहा है आपके हिसाब से, कौन जीत रहा है हैं? आपके हिसाब से, किसकी सरकार? मेरे हिसाब से जितने एग्जिट पोल हैं, ये मोटे ढंग से फर्जी हैं, फीडेड हैं। इससे बरक्स नतीजे आएंगे और काफी हद तक मैं मानता हूं इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और दिल्ली की 7 सीटें गठबंधन के पास जा रही हैं। फिर तो मुस्लिम समुदाय सुरक्षित हो जाएगा, फिर तो टेंशन नहीं। नहीं, मुस्लिम क्या होता है सुरक्षित? देश को क्योंकि सुरक्षा वो- चाहिए। नहीं, कांग्रेस ये इंडिया मुस्लिम का अलायंस क्या? तो पूरा मुस्लिम का क्या? कुछ लोग उसे गाली देते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुसलमानों को क्या फर्क पड़ता है? इतनी गाली दे ली और मुसलमान कहीं नहीं लड़ा, उसे धन्यवाद कीजिए। देश में शांति बनाए रखी सारे उत्साहों के बावजूद, ये धन्यवाद देश को देना चाहिए। जी। कोई बरगला नहीं पाया है, वो तो कहीं कानून व्यवस्था इतनी चौकस थी। इंट्रोवर्ट घटनाएं नहीं हुई हैं। आप देखिए ना, वो कितनी तो अच्छी कानूनी बात है, चौकस है। तमाम ये तो उकसावे देखो, के यही बावजूद। तो एनडीए सरकार की खासियत है कि उन्होंने कोई भी अनटूवर्ड घटना नहीं होने दी, सबको मुस्तैदी से बांध के रखा उन्होंने। आप नहीं मानते? आप मान रहे हो इस बात को तो, कि किस भाई बात कानून की पकड़ इतनी मजबूत थी नहीं। कि किसी को बवाल नहीं करने दिया इस बार। जैसे आप कांग्रेस धमकाने की राजनीति में विश्वास रखते हो? होती थी, कत्लेआम होता था, इवन वेस्ट बंगाल में तो अभी भी ये चल रहा है। और अगर ये ओहो, दोबारा से अब मोदी सरकार आ गई- ईवीएम कहाँ क्या क्या गड़बड़ हुआ है, EVM तो कुछ उस पे फर्क मत है। आइए ना आप। ये तो फेस सेविंग आरोप उस पे आ रहे हैं आप। आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें नहीं, सच्चाई अरे उसके वीडियोस हैं यार, ऐसे मत कहो ना। वो वीडियो तो वीडियोस फर्जी हैं, वो फर्जी जहां वीडियो है। गड़बड़ी हुई है उसके वीडियोस हैं, बाकायदा है। लोगों ने पानी में मशीन फेंक दिया, खराब भी हो जाती नदी है। में फेंक अभी दिया। भाई मशीन खराब भी हो जाती है, क्या बात हो गई, गाड़ी भी खराब हो जाती है, कान के ये ईयरबड्स भी खराब हो जाते हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, होते जेन्युइनली होए, नो अच्छा, प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ जीत जाती देखिए, है, वो केजरीवाल की तरह से तबीयत खराब हो अलग बात है, जेल जाने से बचने के लिए सारे चेकअप कराने हैं, टेस्ट कराने हैं, वो बात अलग है। और जेन्युइनली आप खराब हालत में होते हैं केजरीवाल की तरह, तो इतना दिन था, इलेक्शन कैंपेन नहीं करते, अपना इलाज करवाते। तो जेन्युइन अनजेन्युइन में फर्क होता है। आप इस तरह से कंफ्यूज नहीं कर। चलिए वैसे ये तो बता दो, केजरीवाल ने सच में प्राइम स्वाति मिनिस्टर मालिवाल किसको को बनाएंगे पीटा सर? है क्या? क्या चीज क्या किया? केजरीवाल के घर पर वाकई स्वाति मालिवाल को बहुत पीटा गया है क्या? मैंने देखा नहीं, जो तथ्य सामने बाहर आए हैं, भाई आप गड़बड़ तो कुछ ना कुछ है। आपने क्या लिखा है, संवाद के लिखा नहीं, होगा। गड़बड़ कुछ ना कुछ तो है। है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल ये ठीक मैं मानता हूँ, गड़बड़ कुछ ना कुछ है। है। और बीजेपी का थोड़ा सा पुशअप भी है कि वैसे मालीवाल के साथ। बीजेपी के एजेंट तो नहीं थी स्वाति मालीवाल? है, बीजेपी के एजेंट बनकर तो नहीं गई थी वहां पर? अभी नहीं, बनना होगा तो बन जाएगी, अभी बनी नहीं है वो। अब तो बन जाएगी, खैर अब तो बनी जाएगी। बन जाएगी। चलिए चलिए, ठीक है, समय ठीक का है, थोड़ा देखते हैं ध्यान अब कानून क्या कहता है, सरकार किसकी बनती है और जी, देश जी। में अब आने वाले 5 साल में क्या होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और मेरे को फेसबुक से और तो कम से कम हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, ओके जी, हाँ, नमस्कार। नमस्कार।